उसको बनाने के लिए डोनर्स की चाहिए आपको। एक भी डोनर कॉन्फ्रेंस नहीं हुई जब से तालिबान हुकूमत पावर में आई, जो उनके रिहेबिलिटेशन, रिडेवलपमेंट, रिस्ट्रक्चरिंग के लिए वो कोई कमिटमेंट करे। वो तब पॉसिबल है व्हेन यू डेवलप गुड रिलेशंस विद अदर कंट्रीज, तो वो सामने आते हैं। अब ये है कभी कभी सैलाब आता है, उसके लिए छोटा मोटा जो है वो जो रिलीफ दिया जाता है, बट इट इज नॉट सफिशिएंट टू ओवरकम क्राइसिस। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। जैसा कि कल भारत में भी यौम आज़ादी मनाया गया, इसी के साथ-साथ 15 अगस्त को ही पिछले साल चूँकि तालिबान ने हुकूमत पर एक तरह से कब्ज़ा किया था, हुकूमत अपने हाथ में ली थी अफ़गानिस्तान में, उन्होंने भी अपनी आज़ादी का 1 साल मुकम्मल किया है। इस मौके पर बहुत ही 2 अहम एक खबरें आई हैं। एक तो काबुल से उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं, मुल्ला मोहम्मद हसन अख़ुंद, उन्होंने कहा है कि अफ़गानिस्तान की तालिबान हुकूमत किसी भी मुल्क के लिए खतरा नहीं है और दूसरे मुल्कों को अफ़गानिस्तान के साथ पॉजिटिव पॉलिटिकल, तिजारती ताल्लुकात यानी सियासी और तिजारती ताल्लुकात हमसे रखने चाहिए। ये बात उन्होंने कही है। और एक और खबर दिल्ली से ही है, वो अफ़गानिस्तान एम्बेसी अभी भी जो दिल्ली में है और इनके अलावा 69 और 70 मुल्कों में अभी तक ऐसी एम्बेसियां हैं अफ़गानिस्तान की, जिनका तालिबान हुकूमत से राब्ता नहीं है। वो अब भी पहले की ही हुकूमत के तहत जिस तरह से काम कर रही थी, उस तरह से काम कर रही हैं। ये बहुत ही एक गैर मामूली किस्म का इंटरनेशनल सियासी मजाक कहा जा सकता है कि काबुल में हुकूमत किसी की है और उनकी एम्बेसियों में हुकूमत शायद कोई और कर रहा है। ऐसे हालात में क्या कुछ है, इस 1 साल में क्या कुछ हुआ है अफ़गानिस्तान में, किस तरह से वो हुकूमत चला रहे हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या कुछ चाहती है, इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान हैं, सीनियर जर्नलिस्ट शेख मंजूर साहब, जिन्होंने कई अफ़गानिस्तान के दौरे भी किए हैं और दुनिया के हालात को बहुत नज़दीक से समझते हैं। शेख मंजूर साहब, आपका वेलकम है, आपने हमें वक़्त दिया उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। आप बताइए कि अफ़गानिस्तान में 1 साल हो गए तालिबान की हुकूमत को, अब आप कहाँ महसूस कर रहे हैं अफ़गानिस्तान की हुकूमत को? क्या कुछ है जो आगे हो सकता है? देखिए, जो इस हुकूमत से तवक्कात थे, वाबस्ता थे, वो शायद ये पूरी तरीके से पूरे नहीं कर सकी। एक तो जब विड्रॉवल हुआ यूएस का, जो दोहा एग्रीमेंट हुआ, उसमें ये था कि एक ये इंक्लूसिव गवर्नमेंट होगी, जिसमें सारे रीजन्स के लोग होंगे, सारे तबके के लोग, और खासकर उसमें औरतों के बारे में भी ये कहा गया था उन पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जाए। लेकिन वो इस सिलसिले में तालिबान की हुकूमत ने वो इसमें कोई पेशरफ्त नहीं की। स्कूल भी बंद हो गए। अगर आप देखेंगे, एक दिन पहले 14 अगस्त और 13 अगस्त को औरतों ने एक प्रोटेस्ट मार्च निकाला वहां पर, जिस पर लाठियां भी बरसाई गई। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, इसमें दो चीजें हैं, क्या खोया क्या पाया। हुँ, कुछ चीजें हुई हैं, सिक्योरिटी किसी हद तक बहुत बेहतर हो गई, जो हमने जब अलाइड फोर्सेस वहां पर था, हर दिन धमाके हो रहे थे, फायरिंग चल रही थी, इसमें किसी हद तक सेम्बलेंस आई है। लेकिन आप फिर भी देखिए, मुहर्रम के मौके पर 2 बार वहां पर ब्लास्ट हुए, जिसमें बहुत सारे लोग मारे भी गए, 20-22 के करीब लोग, और दर्जनों जख्मी हो गए। एक तो तालिबान का जो लग रहा है, वो एक कोहेसिव ग्रुप, एक यूनाइटेड ग्रुप के तौर पर काम नहीं कर रहा है। इसमें दो शोर, एक तो क्वेटा शूरा है, दूसरा कंदहार का शूरा है, और इसमें और भी दूसरे एलिमेंट्स है, ग्रुप्स है, कुछ हार्डलाइनर्स है, कुछ जो सॉफ्ट लाइन लेना चाहते हैं। उनमें इसी चीज पर, अगर आपने देखा, डिप्टी एजुकेशन मिनिस्टर है, उसने कहा मैं औरतों के एजुकेशन के हक में हूं, लेकिन जो दूसरे हैं उन्होंने नहीं माना।
और अभी तक 1 साल हुआ, हालांकि बीच में उन्होंने कहा हम उनके लिए स्कूल बनाएंगे, नहीं बन गए। और उनके लिए मजीद प्रॉब्लम्स ये हुए, अमेरिका ने उनके 9 बिलियन डॉलर्स के जो इनके वहाँ पर थे बैंक्स में, उनको फ्रीज किया, जिससे वहाँ पर जो है, कल ही हम देख रहे थे 60% से भी ज़्यादा जो पॉपुलेशन है, दे आर फेसिंग हंगर, स्टारवेशन और पॉवर्टी उनमें आई बाहर। और ये भी एक हकीकत है कि इस 1 साल के दौरान एक कंट्री ने भी तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं किया। जब आप 96 की बात कर रहे थे, तो उस वक्त पाकिस्तान ने भी किया, यूएई ने भी किया, सऊदी अरब ने भी किया, और इनडायरेक्टली यूएस और इंडिया उसके अलाइज है, उनका भी एक सपोर्ट था उस गवर्नमेंट को। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नहीं थे, ये इस क्राइसिस को हल नहीं कर सकते। दूसरा, जैसे आपने बोला कि 75 जो कंट्रीज में है जहां पर डिप्लोमेटिक मिशंस इनके लिए काम नहीं कर रहे हैं, जब उनको रिकॉग्नाइज ही नहीं किया गया, तो वो कहाँ से अपने डिप्लोमेटिक मिशन डिप्लोमेट्स यहाँ भेजेंगे। यहाँ तक कि एक बार उन्होंने यूनाइटेड नेशन में मिस्टर शाहीन को एज देयर रिप्रेजेंटेटिव बनाने का उसको नामजद भी किया है, लेकिन वो अपने क्रेडेंशियल्स वहाँ पेश नहीं कर सका, और वो अभी भी दोहा से ही ऑपरेट कर रहे हैं। और खासकर जो रिसेंटली अलकायदा के जो चीफ है अयमन अल जवाहिरी की जो वहां पर किलिंग हुई है, वो एक बार ये जो यूएस और मगरिबी ताकतें जो है उनमें ये लग रहा है कि ये फिर रिग्रुपिंग हो रही है कुछ एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स की अफगानिस्तान में। उससे वो अगर एक स्टेप आगे गए थे, वो 2 स्टेप पीछे आ गए हैं। अब वो इस मामले पर 10 बार गौर करेंगे कि इनके साथ कैसे राबता कायम करेंगे। ये भी था कि वो पिछले 2-3 महीनों से ये पता चल रहा था कि अलकायदा और जो दूसरे दाइश के जो है, कुछ लोग वहाँ पर जमा हो रहे हैं और अपनी एक्टिविटीज़ बढ़ा रहे हैं। यही नहीं कि पाकिस्तान के लिए भी नया मुसीबत खड़ी हो गई है कि टीटीपी जो है, उसने रिसेंटली कुछ वीक्स के दौरान पाकिस्तान के जो बॉर्डर एरियाज है, बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा के एरियाज में, उन्होंने अपनी एक्टिविटीज बढ़ाई और हर दिन वो हमले कर रहे हैं। तो उनके साथ टाक, चूंकि एक ग्रुप तालिबान का टीटीपी को वहां की जमीन इस्तेमाल करने के खिलाफ है, लेकिन जो दूसरा ग्रुप है वो इनकी पुष्पनाही कर रहा है। गोया एक ग्रुप के तौर पर ये कोई यूनाइटेड डिसीजन नहीं ले सकते हैं, ये इनकी खामियां है। और आजकल के दुनिया में आइसोलेशन में कोई नहीं रह सकता। इनको जो है, अगर इनको कमिटमेंट है, इसमें थोड़ा बहुत बर्दबारी की ज़रूरत है, ज़्यादा एक्सपैंड करने की ज़रूरत है। हालाँकि बहुत सारे कंट्रीज़ के वहाँ पर नॉन डिप्लोमेटिक स्टाफ चल रहा है। इंडिया का भी रिसेंटली गया वहाँ पर लो लेवल पर मेंटेन उनके जो प्रोडक्ट्स है उनको देखने के लिए। लेकिन ये ज़रूरी है इनको कि अगर इनके हालात को बेहतर बनाना है, खासकर माशी जो वहाँ पर बहरान है, इसको उसमें कुछ तब्दीली लानी है, उनको कुछ चीज़ों में चेंज लाने की ज़रूरत है। हालांकि कल जो जैसे आपने कहा, जो सदर प्राइम मिनिस्टर कहिए या उनका जो सरबराह है मुल्ला आखून जो है, उसने कहा है हम चाहते हैं कि दुनिया के साथ हमारे राबते बढ़ जाए, उनके साथ काम करें, लेकिन अल्टीमेटली एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। वही कर रहा है कि किया उन्होंने, जो उन्होंने कमिटमेंट की थी, क्या वो पूरा कर रहे हैं इस सिलसिले में। इंक्लूसिव गवर्नमेंट की, वुमेन राइट्स के बारे में, ह्यूमन राइट्स के बारे में, या एक ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट हो जिसमें से क्या वो पूरे किया है, या यही कहा था कि अफगानिस्तान विल नॉट बी अलाउड टू शेल्टर, विल नॉट शेल्टर एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स और टेररिस्ट ग्रुप्स।
लेकिन अब ये पता चल रहा है दानिस्ता या ऐसे इंटेंशनली और अनइंटेंशनली दीज ग्रुप्स आर ऑपरेटिंग वहां पर, चाहे छोटी लेवल पर है या बड़ी लेवल पर ऑपरेशन चालू, उस पर अच्छा वो अच्छा लगा। अच्छा अच्छा, शेख साहब एक चीज जो मुझे याद आती है इस वक्त, जब तालिबान की हुकूमत बनी थी, हाँ, उसके आसपास ऐसे कई बार रूस की तरफ से बयान आए थे कि कुछ अनमार्क्ड हेलीकॉप्टर्स के जरिए नॉर्थ के इलाकों में, हाँ, अफगानिस्तान के नॉर्थ के इलाकों में दाइश के लोगों को सीरिया से ला करके यहाँ ट्रांसफर किया जा रहा है, इस किस्म की खबरें आई थी। और उसका डिनायल भी नहीं आया था। तो ये अमेरिका की तरफ से अच्छा, एक दूसरी बात जो अभी ताजा है, ऐमन जवाहिरी के मारे जाने को अब तक भी तालिबान ने कंफर्म नहीं किया है, रूस ने भी कंफर्म नहीं किया है, और अमेरिका जो दावा कर रहा है उसने कोई फोटो या वीडियो भी जारी नहीं किया है। आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए एक चीज कंफर्म तो नहीं किया, लेकिन ये भी कहा है, एक तालिबान ग्रुप ने कहा कि इसकी लाश जो है गायब हो गई है। हम्म, ये रिपोर्ट है ये। दूसरी बात, इसका एक और एंगल हमें देखना चाहिए। उसको अगर वहां पर अलाइड फोर्सेस अमेरिका या उसको मॉनिटर कर रहे हैं, दैट मीन्स विद इन तालिबान एक ग्रुप है या वहां के सेटअप में ऐसा है जो बराबर राबते में है, उनको फीड कर रहा था इंफॉर्मेशन, जिसकी वजह से प्रिसिशन जो है स्ट्राइक हो गई है। ये हमें देखना है कि हम्म, क्या तालिबान के अपने रैंक्स में भी कुछ है, या हम्म, पुराने जो गवर्नमेंट के अहलकार है या फौजी है या इंटेलिजेंस, क्या अभी भी ये वहां पर जो फुट सोल्जर्स की जो इंफॉर्मेशन है, इसके बगैर ये पॉसिबल नहीं था यूएस के लिए ऐसी स्ट्राइक करना। वो ये हम्म। कहीं ना कहीं वीकनेसेस है उनके सिस्टम में। नहीं अभी शेख, आप शेख अभी साहब, उस वीकनेस का तो बहुत आसान, मैं समझता हूं आम लोग तो भूल जाते हैं, लेकिन हम जैसे जर्नलिस्ट को, आपको कुछ चीजें हमें याद रखनी है और रखनी चाहिए। वो ये कि तालिबान के साथ अमेरिका की क्लोज डोर मीटिंग्स जो दोहा में हुई हम्म, तकरीबन 2 साल तक, जिसमें जिसमें अमेरिका के नुमाइंदे वहां होते थे, तो उस बंद कमरे की मीटिंग में उस वक्त की काबुल की हुकूमत का कोई नुमाइंदा नहीं होता था। इससे यह तो जाहिर होता कि तालिबान की अमेरिका से अच्छी अंडरस्टैंडिंग रही है, उसी के बाद ही वो एग्रीमेंट हुआ था। तो जाहिर है वो अभी बहुत ज्यादा वक्त तो नहीं हुआ है। देखिए ये तो हकीकत है, अंडरस्टैंडिंग की वजह से ही एक ही दिन में जो उनका जो टेक ओवर हुआ, विदाउट अंडरस्टैंडिंग नहीं हुआ। वो जो इसमें यानी कि पीसफुल टेक ओवर एक किस्म का था, जिसको हम कह रहे थे ब्लड शेड, उसमें शायद अशरफ गनी ने भी उनको धोखे में रखा। उनका ये जो उन्होंने फीडबैक दिया, जो अमेरिका के कांग्रेस में बाद में कहा गया, उन्होंने कहा था हम 3 महीने तक उनको रेजिस्ट कर सकेंगे, उसके जो लोकल फोर्स थे। फिर वो कोलैप्स हुआ, या उसमें उनका भी उनकी भी मदद थी। ये तो एक बात है। दूसरी बात ये जो है, जो इंटेलिजेंस शेयरिंग है, हम्म, उसमें बहुत सारे जो है लोकल्स भी इन्वॉल्व हैं। हम्म, यानी कि निकलते हुए भी, 1 साल निकलने के बाद भी, दे आर गेटिंग ऑल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग मिलिटेंट एक्टिविटीज या फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, एवरीडे उनको मिलता रहता है। जिसमें सिस्टम में कहीं कमी है तालिबान के सिस्टम में, उनको या तो दूर करने के, या तो वो उनका डिलिबरेटली दे नो इट। ऐसी ऐसा लगता है जैसा उसामा बिन लादेन को जब यानी कि अमेरिकी स्ट्राइक में हलाक किया गया, तो नेचुरली कुछ बहुत सारे लोग, ये हकीकत भी किसी हद तक पाकिस्तान के सिक्योरिटी सेटअप का कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग थी, जिन्होंने उस वक्त आंखें बंद कर दी, मौन दी, ताकि उस पर स्ट्राइक की जाए। ऐसा कुछ हो सकता है कि हम्म, उन्होंने भी ज्यादा हल्ला नहीं किया, शोर नहीं मचाया, सिर्फ ये कहा है एक दिन की ये वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ है। उन्होंने भी ज्यादा इस पर हंगामा नहीं किया, या ये दे वांटेड टू हश अप दिस, या इस वक्त उनका साथ एक अंडरस्टैंड, उन्होंने भी ज्यादा इस पर गौर नहीं किया। बस किया तो किया, वो दिखाने के लिए अपने लोगों के लिए हमने उनको हलाक कर दिया। ज्यादा इस पर जो लग रहा था वबाल हो जाएगा, दोनों साइड नहीं हुआ। हम्म, हम्म।
इट कैन बी। अच्छा शेख साहब, एक और चीज समझने की है। अमेरिका हो या यूनाइटेड नेशन हो या और दूसरी इस किस्म की जो ताकतें हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या वेस्टर्न मुल्क, उनका काम करने का तरीका बहुत ही गैर मामूली सा है, अजीब सा है। अब जबकि 1 साल से तालिबान की हुकूमत काबुल में है, ये तकरीबन 70 मुल्कों में अफगानिस्तान के मिशंस का खर्चा कौन चला रहा होगा? आखिर एम्बेसियां चलाने में खर्च होता है, अगर सैलरी भी कम लेके काम चला लें वक्ती तौर पर, और बहुत से खर्चे होते हैं। ये कहां से चल सकता है, क्या देखिए है? देखिए पर्सनली मुझे एक बार, आज से मेरे ख्याल में 2-3 महीने पहले, इस्लामिक सेंटर में एक फंक्शन थी, वहां पर अफगान डिप्लोमेट्स भी आए थे, तो उनसे बैठने का ये उसमें जो मुझे जो पता चला, उनका यहाँ पर स्कूल भी है, उसके लिए शायद लोकल गवर्नमेंट को ये फंड्स दे रहे हैं तो भी। लेकिन बहुत से इनके जो बड़े बड़े डिप्लोमेट्स हैं, उन्होंने अपने ओहदा छोड़ दिया, बहुत सारे वेस्ट की तरफ माइग्रेट हो गए, क्योंकि उनको पता है उनका फ्यूचर नहीं है अफगान तालिबान गवर्नमेंट के साथ। वो माइग्रेट किए, क्योंकि वो हाईली इन्फ्लुएंशियल है, उनके लिए आसान है वहाँ पर सिटीजनशिप लेना। उनमें से मैक्सिमम स्टाफ जो है, बहुत जो है डिप्लोमेट जो लो रैंक के, वो यहाँ गए। सेम इज द पोजिशन इन अदर स्टेट्स ऑल्सो। अभी ऐसा भी है कि बहुत सारे स्टेट्स जो है, जैसे अमेरिका में होगा या ब्रिटेन में होगा, या बहुत सारे, दे आल्सो प्रोवाइड सम सॉर्ट ऑफ सस्टेनेंस टू दिस स्टाफ, ताकि उनके रखने के लिए। हालांकि इसकी यूटिलिटी कुछ उनको, चूंकि उन्होंने हमेशा उनका साथ दिया है, इसलिए उनको पैट्रोनाइज करते हैं, उनको रखते हैं। इसके लिए वो बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। वो, अगर आपने देखा, हमारे इंडियन हुकूमत ने कई बार जो बिगिनिंग में पलस्तीन के साथ जो स्ट्रांग सपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने पलस्तीन ने एम्बेसी यहाँ बनाई, उनके लिए घर दिया था। उनके जो पहले जो फाइनेंसेस थे चलाने के, वो अब मुझे पता नहीं है वो क्या हुए, तो 30 साल पहले की बात मैं कह रहा हूँ। लेकिन ऐसा होता है। या एएनसी जो है, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को चलाने में इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत मदद की नेल्सन मंडेला की, फाइनेंशियली दे यूज्ड सपोर्ट, इसलिए ये सपोर्ट चलता रहेगा। लेकिन इसमें ये है कि तालिबान गवर्नमेंट एक भी जगह अपना एक नुमाइंदा, फॉरगेट अबाउट एम्बेसीज और डिप्लोमेटिक मिशन, एक नुमाइंदा भी अपॉइंट नहीं कर सका। हालांकि उनके प्राइम मिनिस्टर को कई बार जो है, उन्होंने दूसरे मुल्कों के वज़राए खारजा से भी मुलाकात की, ईयू के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ भी, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हुए हैं कि ब्रेक थ्रू कहीं से मिले। जैसे लग रहा था कि कुछ यूरोपियन यूनियन ने भी कभी कभी की फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई, सऊदी अरब का लग रहा था या पाकिस्तान का लग रहा है। अच्छा, पाकिस्तान इस वक्त वो जो कहते हैं वंस बिटन ट्वाइस शाई, वो कहता है जब सारे करेंगे तब मैं करूं, क्योंकि वो इसमें लीड नहीं लेना चाहता है कि हमें ये कहा जाए कि वी आर सपोर्टिंग ए गवर्नमेंट विच इज ऑलरेडी इन लीग विद सम एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स। वो ये नहीं लेना चाहते, इसलिए इनके लिए कम्प्लेक्स सिचुएशन, बड़ी कम्प्लेक्स सिटी है इसमें, इसको दूर करने की जरूरत है। और खासकर जब कंट्री फाइनेंशियली इफ इट इज नॉट इंडिपेंडेंट, तो इसके लिए दुश्वारियां होगी। उन दुश्वारियों को हल करने के लिए कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी आपको दिखानी पड़ेगी। आपका अप्रोच जो है, जो उसमें भी आपको तब्दीली लानी पड़ेगी, क्योंकि कुआं प्यासे के पास नहीं जाएगा, प्यासे को कुएं के पास जाने की जरूरत है, ताकि जो इस वक्त मसाइल है, लोगों में जो प्रॉब्लम्स है वहां पर, आप देखिए हंगर, इसका क्या का इलाज है? इसका इलाज जो है, आपको ह्यूमैनिटेरियन एड मिलना चाहिए। इंडिया ने भी 50,000 टन के करीब जो है गेहूं दिया, इसके अलावा मेडिकल दिया, बट इट इज नॉट सफिशिएंट। यू नीड इन मिलियंस ऑफ टन्स यू नीड। इसके अलावा मेडिकल फैसिलिटीज खराब हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हुआ है, उसको बनाने के लिए डोनर्स की चाहिए आपको। एक भी डोनर कॉन्फ्रेंस नहीं हुई जब से तालिबान हुकूमत पावर में आई, जो उनके रिहेबिलिटेशन, रिडेवलपमेंट, रिस्ट्रक्चरिंग के लिए वो कोई कमिटमेंट करे। वो तब पॉसिबल है व्हेन यू डेवलप गुड रिलेशंस विद अदर कंट्रीज।
तो वो सामने आते हैं। अब ये है कभी-कभी सैलाब आता है, उसके लिए छोटा-मोटा जो है वो जो रिलीफ दिया जाता है, बट इट इज़ नॉट सफिशिएंट टू ओवरकम क्राइसिस। अच्छा क्राइसिस शेख साहब एक चीज और समझने की है। आम तौर पर जब मुल्कों के बीच में सरकारी ताल्लुकात नॉर्मल नहीं होते, जिस तरह से तालिबान की हुकूमत को एक सिचुएशन का सामना है, उसके बाद और उसके साथ-साथ जब डिप्लोमेटिक ताल्लुकात कायम करने से पहले की जो हालत होती है, उसमें कई बार ऐसा होता है कि मीडिया के लोगों को भेजा जाता है, मीडिया हाँ, से कवरेज कराई जाती है। तो अभी भारत की तरफ से एक बड़े अखबार के की जर्नलिस्ट काबुल में हैं और वहां से एक खबर कल ही आई थी कि तालिबान का कहना है कि भारत को चाहिए कि जो प्रोजेक्ट्स जिन पर वो काम कर रहे थे उन्हें कंप्लीट करें, और इस किस्म की और भी रिपोर्टिंग हमें देखने को मिलेगी आने वाले दिनों में। तो क्या भारत तालिबान की हुकूमत के किसी नजदीकी कुछ ताल्लुकात बनाने की तरफ बढ़ रहा है, तेजी से बढ़ रहा है, या स्लो है, या ये मीडिया एक्सरसाइज सिर्फ कुछ चीजें जानने के लिए है? देखिए इसमें 2 चीज़ें हैं, आपको ये दिक्कत है। ये अफ़गानिस्तान की एक इम्पोर्टेंस भी है। ये वाइटल है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो इंडिया के लिए या अमेरिका और ये। अगर अमेरिका को यहाँ पर भी कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, तो ये देखिए आपके अमेरिका में एशिया, एटलीस्ट साउथ एशिया में इसका कोई रोल ही नहीं रहेगा। और ख़ासकर अमेरिका के लिए या वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए जो सेंट्रल एशिया जो रहता है, लैंड लॉक्ड जो रहता है, उस पर भी इनका इन्फ्लुएंस लिमिटेड होगा। ये हकीकत है कि इंडियन गवर्नमेंट ने भी पिछली बार जब उन्होंने जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री का भेजा वहाँ पर, तो इसके बाद एक कॉन्टैक्ट ऑफिस वहाँ पर रखा है। तालिबान हुकूमत ने राइट फ्रॉम बिगिनिंग उन्होंने कहा था इंडियन गवर्नमेंट को, जो आपके $2 बिलियन के जो प्रोजेक्ट्स है, अब जो वो अनफिनिश्ड है या कोर्स है, उनको कंप्लीट करने में हमें मदद की। इसी के बाद उन्होंने 50,000 टन को और उसके अलावा वैक्सीनेशन भेजे, मेडिकल भेजा। ये एक था, एक खुला है। लेकिन प्रॉब्लम जो है, जब ये नई बात आ रही है कि वहाँ पर जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप फिर पनपने लगे हैं, तो वो एक वरीसम है। तो इंडिया के लिए भी वरीसम है। इसलिए वो जो है कॉशियसली वो इसमें अप्रोच करेंगे। वो कोई ऐसा डिसीजन नहीं देंगे इन आइसोलेशन। वो जो भी डिसीजन लेंगे वो कलेक्टिवली लेंगे वेस्टर्न कंट्रीज के। अब इसमें 2 चीज़ें हैं। अब देखिए कि डिप्लोमेटिक रिलेशन ना होते हुए भी रशिया और चाइना, इवन पाकिस्तान के ताल्लुकात अफ़गानिस्तान के साथ जो है, थोड़ा बहुत ईरान के साथ भी अभी वो मिनिस्टर्स एक-दूसरे से मिलते हैं, वो मेंटेन करते हैं। विदाउट रिकॉग्नाइज उनके क्रेडिट। अभी हाल ही में देखिए इंडिया ने एक और की थी, 25 जो अफगान कैडेट्स थे, वो यहाँ पर आए थे तालिबान हुकूमत के टेक ओवर से पहले, और 1 साल तक वो घर नहीं जा सके। तो लेकिन फिर उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर के साथ बातचीत की, उन्होंने इंश्योर किया, और वो शायद जुलाई के महीने में वो घर पहुंचे, 23 या 24 जुलाई को वो घर पहुंचे। वो एक दिखा रहा है कम्युनिकेशन चैनल्स आर ओपन। वो एक्चुअली अफगानिस्तान में एक गुड सेक्शन ऑफ पीपल जो पुरानी गवर्नमेंट के रहे हैं, उनको इंडिया के साथ बहुत यानी कि लगाव है, क्योंकि उसमें फाइनेंशियली या दूसरे तरीकों से इंडियन गवर्नमेंट ने उसकी बहुत मदद की। ये नहीं, उनको ट्रेनिंग भी देते थे, उनको फौजियों को ट्रेनिंग भी देते थे, इसके अलावा फाइनेंशियल मदद कर रहे थे, बार-बार उनको हर तरह की मदद की है। इसलिए एक बड़ा सेक्शन वहाँ पर जो है, जिसको तालिबान गवर्नमेंट इग्नोर नहीं कर सकती है। इतनी बड़ी मदद एक्सेप्ट जो उन्होंने यूरोपियन और दूसरों ने की है, हालाँकि उन्होंने ज़्यादा सिक्योरिटी पर ही पैसे करे, जो भी बाकी किया, इंडिया इज़ द नंबर 1 कंट्री जिसने उनको यानी कि डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए पैसे दिए।
बहुत बहुत शुक्रिया शेख मंजूर साहब। आपसे बहुत सी चीजें जानने को मिली। एक तो ये कि डिप्लोमेटिक मिशंस कैसे चलते हैं, ये भी बताया। बहुत से डिप्लोमेट्स वेस्टर्न मुल्कों के लिए माइग्रेट कर गए हैं। और दूसरा ये कि शायद बल्कि तकरीबन यकीनी हालत यह है कि भारत समेत दुनिया के सभी मुल्क इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि इंक्लूसिव सरकार कब बने, वहां के विमेन राइट्स को किस तरह एक्सेप्ट किया जाए, तालीम का सिलसिला ऐसा हो कि दुनिया के मुल्क उसे एक्सेप्ट कर सकें। लेकिन आने वाले वक्त में क्या कुछ होगा, हम आपसे फिर बात करते रहेंगे। अफगानिस्तान के सिलसिले में आपसे अक्सर हमारी बात होती है, उसमें बहुत सी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।